फिल्म की शुरुआत एक अंतरिक्ष यान पर होती है। ग्रेस नाम का एक व्यक्ति कोमा से जागता है। उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो इस अंतरिक्ष यान पर कैसे पहुंचा। उसे ये भी पता चलता है कि इस यान पर मौजूद अन्य 2 सदस्य कैप्टन याओ और इंजीनियर ओलेसिया दोनों मृत हैं। वो इस शिप को एक्सप्लोर करने लगता है, जिस दौरान जब वो खिड़की से बाहर देखता है वो पाता है कि वो अंतरिक्ष में कहीं है, पृथ्वी से बहुत दूर एक दूसरे स्टार सिस्टम में। ग्रेस अंदाजा लगाता है उसे घर लौटने में लगभग 13 साल लगने थे। ग्रेस की कुछ यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। वो एक मिडिल स्कूल शिक्षक था और एक पूर्व मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी रह चुका था, जो अपने छात्रों को समझा रहा था कि सूर्य से शुक्र तक जाने वाली एक इंफ्रारेड रेखा है जिसे पेट्रोवा लाइन कहा जाता है, और कैसे इस रेखा से निकलने वाला एस्ट्रोफेज सूर्य की रोशनी को कम कर रहा है, जो धीरे धीरे धरती को खतरनाक स्तर तक ठंडा कर देगा। वो अपने छात्रों को विश्वास दिलाता है कि दुनिया के सबसे होनहार दिमाग इस समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। जो कि ग्रेस एक पूर्व मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट रह चुका था, स्ट्रैट नाम की एक सरकारी एजेंट पेट्रोवा लाइन पर ग्रेस के काम को लेकर उससे मिलने आती है। वो उसे इकट्ठा किए गए एस्ट्रोफेज के कुछ नमूने शोध करने के लिए देती है। कुछ असफलताओं के बाद ग्रेस को पता चलता है कि एस्ट्रोफेज एक एलियन परजीवी है जो बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाता है और तारों की शक्ति को खा जाता है। ये परजीवी सूर्य की शक्ति को भी तेजी से खा रहा था, जिसके कारण सूर्य की रोशनी कम होती जा रही थी। सूर्य की शक्ति को खाकर ये परजीवी फिर जमा की गई शक्ति का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष में इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से खुद को शुक्र ग्रह की तरफ भेज रहा था, जहां वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर ये परजीवी अपनी आबादी को तेजी से बढ़ा रहा था। इसलिए धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को सूर्य से शुक्र की तरफ इंफ्रारेड लाइट जाती हुई दिख रही थी, जिसे इन्होंने पेट्रोवा लाइन का नाम दिया था। ग्रेस फिर इस शोध के दौरान इन एस्ट्रोफेज की आबादी को बढ़ाने की प्रक्रिया को भी अंजाम दे देता है। जैसे ही इस बारे में स्ट्रेट को पता चलता है, वो ग्रेस को प्रोजेक्ट हेल मेरी नाम के मिशन में शामिल कर लेती है और बाकी वैज्ञानिकों से मिलवाती है जो एस्ट्रोफेज पर शोध कर रहे थे। इस दौरान वो ग्रेस को बताती है कि सिर्फ सूर्य वो तारा नहीं है जो इस एस्ट्रोफाज से इन्फेक्टेड है। तकरीबन गैलेक्सी में हर तारा इस परजीवी से इन्फेक्टेड हो चुका है और अपनी शक्ति खोते जा रहा है, सिवाय एक तारे के जिसका नाम है टाउ सेटी। हमें कहानी वर्तमान में वापस ले आती है। ग्रेस, याओ और ओलेसिया के शवों को अंतरिक्ष में धकेलने से पहले उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। कुछ समय बाद ग्रेस ताउ सेटी के पास पहुंच जाता है और ये नोटिस करता है कि उससे भी पेट्रोवा लाइन निकल रही थी, लेकिन फिर भी इस तारे की रोशनी कम नहीं हो रही थी। लेकिन तभी पेट्रोवा लाइन को चेक करते हुए उसका ध्यान किसी छोटी सी चीज पर जाता है। उसी पल उसका कंप्यूटर भी किसी अननोन चीज की चेतावनी देने लगता है और कुछ ही समय बाद ग्रेस को अपने शिप के सामने एक बहुत बड़ा एलियन शिप खड़ा दिखता है। वो बुरी तरह से डर जाता है और अपने शिप को न चलाना आते हुए भी पायलट सीट पर बैठ जैसे तैसे अपने शिप को एलियन शिप से दूर ले जाने लगता है। लेकिन ये एलियन शिप ग्रेस के शिप का पीछा ही नहीं छोड़ता। जब ग्रेस थक हार कर अपने शिप को एक जगह रोक लेता है, ये एलियन शिप एक छोटी सी कैप्सूल जैसी चीज अपने शिप के रोबोटिक आर्म से ग्रेस की शिप की तरफ फेंकता है। इस कैप्सूल को एक बम समझ ग्रेस बुरी तरह डर जाता है और सोचता है कि उसका शिप अब किसी भी वक्त इस बम के धमाके से फट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेस फिर इस कैप्सूल को अंदर ले आता है, जो कि जेनोनाइट से बना था, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। इस कैप्सूल को खोलने से पहले ग्रेस को शिप में ग्रेविटी की जरूरत थी, क्योंकि अगर इस कैप्सूल के अंदर कुछ भी खतरनाक चीज हुई तो उसे बिना ग्रेविटी के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन शिप की आर्टिफिशियल ग्रेविटी ताउ सेटी पहुंचते ही खराब हो गई थी। ग्रेस अपना दिमाग चलाता है और फिर अपने शिप को अंतरिक्ष में गोल गोल घुमाने लगता है और ऐसा कर वो शिप में आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना लेता है। ये सब कुछ एलियन शिप के सामने हो रहा था। इस कैप्सूल को खोलने पर ग्रेस को इसके अंदर एक छोटा सा तारों का मॉडल मिलता है, जो कि असल में एक मैप था स्टार सिस्टम का, जहां से ये एलियन शिप आया था, जिसका नाम था 40 एरिडानी। ग्रेस फिर इस मैप में अपनी लोकेशन को भी मार्क करता है और इस कैप्सूल को वापस उस एलियन शिप की तरफ फेंक देता है। थोड़ी देर बाद फिर से कैप्सूल वापस ग्रेस की शिप की तरफ आती है। इस बार उसके अंदर ग्रेस और इस एलियन शिप का मॉडल था, जो कि आपस में जुड़े हुए थे। कुछ ही समय बाद एलियन शिप से जेनोनाइट की एक सुरंग धीरे धीरे बनते हुए ग्रेस की शिप से जुड़ जाती है। डरते हुए ग्रेस इस अंधेरी सुरंग में हवा में तैरते हुए एलियन शिप की तरफ बढ़ने लगता है, जहां सुरंग के अंत में पहुंचने पर उसे सुरंग बंद मिलती है। लेकिन इस सुरंग में
एक छोटा सा हिस्सा पारदर्शी था। उसमें झांकने पर अचानक ग्रेस को एक पत्थर का हाथ दिखाई देता है, जिसे देख वो बुरी तरह डर जाता है। लेकिन वो फिर हिम्मत कर जब दोबारा देखने की कोशिश करता है, उसे वो पत्थर का हाथ ग्रेस और उसके शिप का मॉडल दिखाता है, जिसके जरिए वो इशारों में ग्रेस को वापस अपनी शिप पर जाने के लिए कहता है। ग्रेस एलियन की बात मान वापस अपने शिप में आ जाता है। एलियन शिप से आ रही सुरंग अलग हो जाती है और फिर एलियन शिप तेजी से घूमने लगता है। ग्रेस बड़े ध्यान से ये सब कुछ देख रहा था। वो फिर तुरंत अपने शिप को भी एलियन शिप के साथ सिंक्रोनाइजेशन में घूमने पर सेट कर देता है। दोनों शिप्स अब एक स्पीड पर घूम रहे थे। एक बार फिर से एलियन शिप की वो सुरंग ग्रेस की शिप से जुड़ जाती है। ग्रेस फिर से इस सुरंग में उतरने की तैयारी करता है और अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स की चीजें और कैमरा ले लेता है। लेकिन वो जैसे ही अपनी शिप का दरवाजा खोलता है, उसे ये एहसास होता है कि सुरंग के अंदर वो पहले की तरह तैर नहीं रहा था, बल्कि धरती की तरह चल पा रहा था। इस बार जब ग्रेस सुरंग के अंत में पहुंचता है, अब पहले की तरह पारदर्शी हिस्सा छोटा नहीं था, बल्कि पूरी दीवार अब पारदर्शी हो चुकी थी। तभी ग्रेस को पत्थर का बना हुआ वो एलियन जीव दिखाई देता है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को देख बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन फिर ग्रेस इस एलियन से बात करने की कोशिश करने लगता है। ये एलियन देखने और बात करने के लिए इशारों और ध्वनि का प्रयोग करता था। जिस दौरान ये एलियन एक चीज की तरफ इशारा करता है, उसने सुरंग में पहले की तरह ही एक कैप्सूल रखा हुआ था। उसे खोलने पर अंदर ग्रेस को 2 रिंग्स मिलती हैं, जिसमें 8 छोटे छोटे गोले थे। तभी वो एलियन ग्रेस को अपना हेलमेट खोलने का इशारा करने लगता है। ग्रेस उसकी तरफ इशारा करता है कि ऐसा करने पर वो मारा जाएगा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो अपनी शिप की तरफ वापस लौटने लगता है कि तभी उसे ये ध्यान आता है कि ये 2 रिंग्स और 8 छोटे गोले तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब वो इस सुरंग के अंदर सांस ले सकता है। वो अपना हेलमेट उतार देता है और वाकई में वो इस सुरंग के अंदर सांस ले पा रहा था। कुछ समय बाद एलियन उसे एक और कैप्सूल देता है, जिसके अंदर के मॉडल को देख ग्रेस समझ जाता है कि ये एलियन भी पेट्रोवा लाइन के चलते यहाँ आया है। इस एलियन के साथ कुछ समय बिताकर ग्रेस समझ जाता है कि ये एलियन इको लोकेशन की मदद से देखते हैं। ग्रेस इस एलियन से बात करने के लिए वॉइस मॉड्यूलेटर बना लेता है, जो इस एलियन के द्वारा निकाली गई ध्वनियों को उसकी भाषा में बदलता था। क्योंकि ये एलियन पत्थर का बना हुआ था, ग्रेस उसका नाम रॉकी फिल्म से इंस्पायर होकर रॉकी रख देता है। रॉकी से बात करते हुए ग्रेस को ये भी पता चलता है कि एस्ट्रोफेज उसके स्टार सिस्टम के तारे को भी खा रहा था। शुरू में ये लोग 23 थे, लेकिन अब वो ग्रेस की तरह अपने शिप में आखिरी बचा था। ये दोनों मिलकर तारों को बचाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ ग्रेस इस मिशन पर जा रहे एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोफेज, जिसे ये शिप के फ्यूल में इस्तेमाल करने वाले थे, की ताकत के बारे में एक प्रयोग करके दिखाता है, जिसमें 1 ग्राम से भी कम एस्ट्रोफेज 1 टन मेटल को पिघला देता है। वर्तमान में ग्रेस की शिप पर अब रॉकी भी आ जाता है। ग्रेस की शिप के वातावरण में जीवित रहने के लिए वो एक खास तरह के पारदर्शी स्पेस सूट के अंदर ग्रेस की शिप में रहने आता है। ये दोनों अब ग्रेस के शिप पर ही एस्ट्रोफेज के ऊपर काम करने वाले थे। रॉकी ग्रेस के पूरे शिप को बड़ी उत्सुकता से एक्सप्लोर करने लगता है। ग्रेस इस घटना को एक वीडियो लॉग के जरिए शूट भी कर रहा था, जिसका नाम उसने नया रूममेट रखा था। रॉकी के साथ समय बिताकर ग्रेस को यह पता चलता है कि ये एलियन जीव बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन उन्हें रेडिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए रॉकी के साथी लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होने वाले रेडिएशन एक्सपोजर के कारण धीरे धीरे बीमार पड़कर मर गए। और क्योंकि रॉकी शिप का इंजीनियर था और उसका ज्यादातर समय इंजन वर्कशॉप में बीतता था, जो शिप के फ्यूल एरिया के पास था, जहां इन्होंने एस्ट्रोफेज को स्टोर किया हुआ था। एस्ट्रोफेज ने ही रॉकी को इस रेडिएशन से बचाए रखा था। इस दौरान इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। रॉकी अपने लिए एक डिवाइस बनाता है, जिसके जरिए वो स्क्रीन पर दिख रही चीज को अपने डिवाइस पर सुन सकता था। ग्रेस रॉकी को धरती और इंसानों के बारे में काफी कुछ बताता है। ग्रेस को रॉकी से ये भी पता चलता है कि उसकी एक पार्टनर भी है, जिसके साथ वो 186 साल से साथ है। रॉकी के पूछने पर कि क्या उसकी कोई पार्टनर है, हमें ग्रेस की जिंदगी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो एक पार्टी के दौरान बिल्कुल अकेला बैठा होता है, जबकि बाकी सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठे होते हैं। वर्तमान में ग्रेस और रॉकी एस्ट्रोफेज के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए ताऊ सेटी स्टार सिस्टम के एक प्लैनेट ताऊ सेटी ई के पास पहुंचते हैं, जहां से पेट्रोवा लाइन ताऊ सेटी स्टार की तरफ जा रही थी। ग्रेस एस्ट्रोफेज सैंपलर की मदद से एस्ट्रोफेज के सैंपल्स को कलेक्ट कर लेता है, जिस
इस दौरान वो खुद को पेट्रोवा लाइन के बीच पाता है। इस खूबसूरत दृश्य को देख वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। इन सैंपल्स के साथ इन दोनों ने एक नया प्लैनेट भी खोज निकाला था, जिसे ग्रेस रॉकी की पार्टनर का नाम देता है, जो कि इंसानी भाषा में एड्रियन नाम था, जो कि रॉकी फिल्म से इंस्पायर्ड था। एड्रियन प्लैनेट के एस्ट्रोफेज के सैंपल्स को चेक करने पर ग्रेस को एक बहुत हैरान करने वाली बात पता चलती है। इस सैंपल में एस्ट्रोफेज के अलावा एक और बैक्टीरिया मौजूद था, जो असल में एस्ट्रोफेज को खा रहा था। इसे ग्रेस टोमीबा नाम देता है, जिसके कारण एस्ट्रोफेज की जनसंख्या ज्यादा नहीं हो पा रही थी और ताऊ सेटी स्टार एस्ट्रोफेज के कारण ठंडा भी नहीं हो रहा था। अब इनका काम था इस प्लैनेट से ज्यादा मात्रा में टोमीबा को इकट्ठा करना और अपने अपने ग्रह पर ले जाना, ताकि एस्ट्रोफेज को खत्म कर सकें। क्योंकि ग्रेस का शिप एड्रियन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकता था, रॉकी सुझाव देता है कि ये शिप को जितना हो सके इस प्लैनेट के करीब ले जाएंगे और एक जेनोनाइट की चेन से कलेक्शन डिवाइस को इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर तक पहुंचा देंगे और इस बैक्टीरिया को कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब रॉकी को ग्रेस बताता है कि उसके लिए ये मिशन एक सुसाइड मिशन है, क्योंकि उसके पास वापस जाने का फ्यूल नहीं है और वो टोमीबा के सैंपल्स को प्रोब्स के जरिए वापस धरती पर भेजने वाला है, रॉकी इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि वो अपने साथियों को तो नहीं बचा सकता था, लेकिन वो ग्रेस को मरने नहीं देगा। वो ग्रेस को धरती वापस लौटने के लिए फ्यूल देने का फैसला करता है, जिसके कारण वो खुद 6 साल देरी से अपने प्लैनेट पर पहुंचने वाला था। ये बात सुन ग्रेस बहुत भावुक हो जाता है और रॉकी को गले लगा लेता है। ये रॉकी के लिए बिल्कुल नई चीज थी। ग्रेस उसे इस दौरान हक का मतलब भी समझाता है, जिसके बाद वो भी ग्रेस को हक कर लेता है। कुछ समय बाद ये एड्रियन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के काफी करीब शिप को उड़ा रहे होते हैं। शिप से एक लंबी चेन के जरिए कलेक्शन डिवाइस लटका हुआ था। ग्रेस भी इस कलेक्शन डिवाइस को ऊपर खींचने के लिए शिप पर लटका हुआ था। तभी रॉकी ग्रेस को बताता है कि कलेक्शन डिवाइस ने सैंपल इकट्ठा कर लिया है। ग्रेस तुरंत इस डिवाइस को ऊपर खींच लेता है, लेकिन इस दौरान इनका शिप इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के काफी करीब पहुंच जाता है, जिसके कारण शिप पर एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता है और उसके कुछ हिस्से टूटने लगते हैं, जिसमें से एक हिस्सा टूटकर ग्रेस को लग जाता है और उससे कलेक्शन डिवाइस नीचे गिर जाता है। तभी रॉकी देखता है शिप बहुत तेजी से प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा था, जिसके कारण बाहर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रॉकी ग्रेस से कहता है कि वे सैंपल को दोबारा से ले लेंगे, वो तुरंत शिप के अंदर आ जाए। अब बाहर रहना उसके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन ग्रेस तुरंत खुद को संभालता है और जैसे तैसे डिवाइस तक पहुंच जाता है और तुरंत उसे शिप के अंदर ले आता है, जिसके बाद ये शिप के इंजन्स को ऑन कर तेजी से इस प्लैनेट से दूर जाने लगते हैं। लेकिन शिप के इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर रहने से इसके 11वें और 12वें फ्यूल टैंक्स में लीकेज हो गया था, जिसके कारण फ्यूल टैंक से एस्ट्रोफेज तेजी से एड्रियन प्लैनेट की तरफ जा रहा था और शिप को भी अपने साथ प्लैनेट की तरफ खींच रहा था। शिप भयानक स्पीड से घूमते हुए प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा था। ग्रेस तुरंत 11वें फ्यूल टैंक को इजेक्ट कर देता है और फिर जैसे ही 12वें फ्यूल टैंक को इजेक्ट करता है, एक जोरदार झटका लगता है, जिसके कारण ग्रेस का सिर बहुत जोर से शिप की स्क्रीन पर जा लगता है और वो बेहोश हो जाता है। मजबूरन रॉकी को ग्रेस को बचाने के लिए अपने स्पेस सूट से बाहर आना पड़ता है। रॉकी जैसे ही ऐसा करता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जलने लगता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले शिप को स्टेबल करता है और फिर ग्रेस को घसीटते हुए शिप के रोबोट के पास ले जाता है, जो तुरंत घायल ग्रेस का इलाज शुरू कर देता है। इस दौरान ग्रेस को थोड़ी देर के लिए होश आता है, जब वो देखता है कि रॉकी का पूरा शरीर बुरी तरह से जल रहा था। ग्रेस फिर से बेहोश हो जाता है। कहानी फिर हमें वापस ग्रेस के फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां वो और स्ट्रैट इस मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब अचानक एक बहुत भयानक धमाका होता है। ये धमाका इतना भयानक था कि इसकी शक्ति को ये लोग भी महसूस करते हैं। एस्ट्रोफेज की मात्रा में मिलीग्राम की गलती हुई थी और इतनी छोटी गलती के कारण इतना बड़ा धमाका हुआ था। इस धमाके में प्रोजेक्ट हेल मैरी मिशन के 2 साइंटिस्ट्स मारे जाते हैं। मिशन को लॉन्च होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। इतने कम समय में इनके पास एक नया साइंटिस्ट ढूंढने के लिए समय नहीं था, इसलिए स्ट्रैट ग्रेस को इस मिशन पर जाने के लिए कहती है। लेकिन ग्रेस स्ट्रैट और मिशन पर जा रहे एस्ट्रोनॉट्स को समझाता है कि वो उनकी तरह बहादुर नहीं है और वो इस मिशन पर जाना नहीं चाहता। ग्रेस को बाकी सभी लोग बहुत समझाते हैं कि उस पर पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी डिपेंडेंट है, लेकिन ग्रेस नहीं मानता। वर्तमान में उस एक्सीडेंट से लगी चोटों के ठीक होने के बाद
ग्रेस होश में आता है। वो तुरंत रॉकी को ढूंढने लगता है। उसे रॉकी अपने स्पेस सूट के अंदर मिलता है, जो गंभीर रूप से घायल था और बड़ी मुश्किल से हिल पा रहा था। इस दौरान उसे ये भी पता चलता है कि रॉकी ने एक आखिरी मैसेज छोड़ा था कि धरती को बचाओ और इरिडियन को बचाओ, क्योंकि रॉकी का शरीर एक बहुत हॉट टेम्परेचर पर रहने के लिए बना था। ग्रेस उसके लिए एक हॉट गन का निर्माण करता है ताकि रॉकी के चारों तरफ एक हॉट टेम्परेचर का निर्माण किया जा सके, इस आस में कि शायद ये उसे ठीक कर दे। इसके बाद ग्रेस एस्ट्रोफेज पर टोमीबा के सैंपल्स को डालकर देखता है। ये बैक्टीरिया वाकई में एस्ट्रोफेज को खा जाता था। ग्रेस फिर टोमीबा को लैब में विकसित करने के काम में लग जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। ग्रेस निरंतर रॉकी पर नजर रख रहा था, जिसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। कुछ समय बाद ग्रेस टोमीबा को काफी अच्छी मात्रा में विकसित कर लेता है और उसे जेनोनाइट के बने कैप्सूल्स में सुरक्षित स्टोर कर लेता है। इस दौरान रॉकी भी ठीक हो जाता है और थककर सोए हुए ग्रेस के पास आकर उसे उठाता है। ग्रेस और रॉकी खुशी से एक दूसरे को हग कर लेते हैं। ग्रेस उसे ये खुशखबरी देता है कि उसने धरती और इरिडियन के लिए बहुत अच्छी मात्रा में टोमीबा विकसित कर लिया है, जिसके बाद ये दोनों इस सफलता के लिए एक छोटी सी पार्टी करते हैं। इन दोनों के अपने अपने घर लौटने से पहले रॉकी ग्रेस को अपने शिप को भी दिखाने ले जाता है। अंत में दोनों एक दूसरे को दुखी मन से अलविदा कहते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपने अपने प्लैनेट्स की यात्रा पर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें ग्रेस का एक आखिरी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मजबूरन स्ट्रेट को ग्रेस को बेहोश करना पड़ता है और उसके न चाहते हुए भी इस मिशन पर जबरदस्ती भेजना पड़ता है। यही कारण था कि ग्रेस को अपने इस मिशन पर आने की कोई बात याद ही नहीं थी। वर्तमान में ग्रेस क्रायोस्लीप में सोने की तैयारी करने लगता है, जब अचानक शिप में टोमीबा के लीकेज का अलार्म बजने लगता है। जेनोनाइट कैप्सूल्स, जिसमें ग्रेस ने टोमीबा को स्टोर किया था, उन्हें चेक करने पर उसे पता चलता है कि क्योंकि ग्रेस ने टोमीबा को जेनोनाइट के कैप्सूल्स के अंदर ब्रीड किया था, टोमीबा ने खुद को इवॉल्व कर लिया था और जेनोनाइट्स को भी खाकर बाहर आने लगे थे, जिस कारण वो बाहर आते ही शिप के एस्ट्रोफेज को भी खा जाते। ग्रेस तुरंत इन कैप्सूल्स को डिफरेंट मटेरियल्स का यूज कर, जिसमें कि प्लास्टिक और ग्लास शामिल था, की मदद से इन कैप्सूल्स को सील कर देता है। तभी उसे इस बात का ख्याल आता है कि रॉकी का शिप तो पूरा जेनोनाइट से बना था, जिसका मतलब था रॉकी का शिप किसी भी हाल में टोमीबा से नहीं बच सकता था। ग्रेस रॉकी की मदद करने का फैसला करता है। वो तुरंत सारे वीडियो लॉग्स और टोमीबा के विकसित किए हुए सैंपल्स को धरती पर भेजने के लिए बनाए गए प्रोब्स में स्टोर करता है और उन्हें धरती की तरफ भेज देता है और तेजी से खुद रॉकी के शिप की तरफ बढ़ जाता है। कुछ समय बाद वो रॉकी के शिप को ढूंढ लेता है और स्पेस सूट पहनकर रॉकी के शिप के एंट्रेंस पर पहुंचता है। शिप का एंट्रेंस बिल्कुल सुनसान था। वो जोर जोर से शिप की पारदर्शी दीवार को पीटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कोई चीज उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये रॉकी था, जो बिल्कुल ठीक था। ग्रेस खुशी के मारे कहता है, दोस्त मैं आ गया। उधर ग्रेस के भेजे गए प्रोब्स धरती पर करीबन 13 साल बाद पहुंच चुके थे। स्ट्रैट ग्रेस के द्वारा भेजे गए वीडियो लॉग्स को खुशी खुशी देख रही थी, जिसमें ग्रेस धरती के लोगों को रॉकी से मिलवा रहा था। इन्हें टोमीबा के बारे में भी पता चल जाता है। तुरंत बड़ी मात्रा में तेजी से विकसित करने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। उधर इरिडियन ग्रह पर रॉकी और उसके साथियों ने ग्रेस के लिए एक बायोडोम तैयार कर दिया था, जिसके अंदर का वातावरण बिल्कुल धरती की तरह था, जहां ग्रेस अपना समय इरिडियन के बच्चों को पढ़ाने में बिता रहा था। फिल्म के आखिर में रॉकी ग्रेस को बताता है कि इरिडियन साइंटिस्ट्स ने उसका शिप ठीक कर दिया है, वो अब घर लौट सकता है। लेकिन ग्रेस थोड़ा सोचता है और कहता है कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये बात सुन रॉकी भी खुशी खुशी कहता है, हाँ हाँ, तुम सोचने में जितना ज्यादा समय लेना चाहते हो ले सकते हो।